वो बीज मुझे दे दो। अब तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा ये तुम्हारे प्राण लेने में समय नहीं लगाएंगे। अगले ही पल तोता बिजली की गति से उड़ता हुआ सैनिकों की आंखों से ओझल हो गई। वो बीज तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, तुम उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। सेनापति ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन अगले ही पल साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। वो केशव नगर राज्य का बेहद विशाल और शाही बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के विशाल वृक्ष लगे हुए थे। उस बगीचे में एक तोता साधु के सामने बैठा हुआ था। अब कुछ नहीं हो सकता, कैसे भी करके मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। अगर तुम्हारी नीयत में किसी अच्छे मनुष्य से मिलना लिखा होगा, जिसके मन में दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना होगी, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल पाएगी, अन्यथा तुम जीवन भर भटकती रहोगी। इतना कहकर साधु नीचे जमीन की ओर देखने लगा। वहां एक सुनहरा और बेहद विचित्र बीज पड़ा हुआ था। साधु ने वो बीज उठाया और अपने छोले से एक ताबीज निकाली। फिर उस बीज को ताबीज के अंदर सुरक्षित रख दिया और ताबीज तोते के गले में पहना दी। तुम्हें इसकी सुरक्षा करनी होगी। तभी अचानक कुछ सैनिक और केशव नगर राज्य सेनापति दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सेनापति तोते को देखकर हंसने लगा। अब तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है इसने उस बीज को स्पर्श कर दिया है। अब वो बीज मेरे लिए सुरक्षित है। इतना कहकर सेनापति साधु की ओर देखने लगा। वो बीज मुझे दे दो। अब तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा ये तुम्हारे प्राण लेने में समय नहीं लगाएंगे। अगले ही पल तोता बिजली की गति से उड़ता हुआ सैनिकों की आंखों से ओझल हो गई। सेनापति तेजी से साधु के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे वो बीज किसी भी कीमत पर चाहिए। वो बीज तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, तुम उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। सेनापति ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन अगले ही पल साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। साधु और तोता, तुम दोनों चाहे पाताल की गहराइयों में ही क्यों न छुप जाओ, मैं तुम्हें वहां से भी खोज निकालूंगा। मुझे वो बीज चाहिए। चांदनी नगर गांव में विक्की नाम का एक सुंदर युवक अपनी माँ सीमा और अपनी जवान बहन आंचल के साथ रहा करता था। गांव में विक्की की एक बड़ी हवेली थी, लेकिन उसके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जहां उसके पूर्वज बहुत धनवान थे, वहीं विक्की इस समय कर्ज में डूबा हुआ था। शाम के समय विक्की अपने घर पहुंचा। तभी अपनी हवेली के अंदर जमींदार को देखकर वो चौंक गया। मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है विक्की, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। बताओ जमींदार, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि तुम मेरी हवेली तक चले आए? देखो विक्की, तुम्हारी एक जवान और सुंदर बहन है आंचल, और मेरी पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका है, और मेरी भी एक जवान पुत्री है मनीषा। बोलते रहो जमींदार, अब मुद्दे की बात सुनो। तुम्हारा रोम रोम मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम अपना खेत और हवेली बेच दो तब भी मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बहन आंचल का विवाह मुझसे कर दो, और मेरी पुत्री मनीषा का विवाह मैं तुमसे कर दूंगा। तुम तो जानते हो कि मनीषा बचपन से अपाहिज है, वो बेचारी चल नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारी पुत्री मनीषा से विवाह करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करने की कभी भूल नहीं कर सकता। मैंने अपनी बहन के लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं जमींदार। ये सुनकर जमींदार का चेहरा क्रोध से भर गया। सोचा था अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी भूल थी। मैं कल तुम्हारा खेत में इंतजार करूंगा। इतना कहकर
जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। विकी निराश होकर चारपाई पर बैठा रह गया। अगले दिन सुबह विकी खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ सीमा चिंता भरी नजरों से उसे देखने लगी। बेटा, जमींदार धमकी देकर गया है। जानता हूँ माँ। विक्की की बहन आंचल की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, क्या अब जमींदार आपको अपने खेत में खेती करने देगा? अब ये तो खेत में जाने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर विक्की अपने घर से बाहर निकल गया। विक्की जैसे ही अपने खेत में पहुंचा, वहां जमींदार पहले से ही अपने आदमियों के साथ खड़ा दिखाई दिया। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था विक्की। कुछ समय पहले तुमने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था। तुम्हारी माँ बीमार थी और तुम्हारे पास बीज खरीदने के लिए धन नहीं था। अब उस कर्ज पर ब्याज मिलाकर बहुत बड़ी रकम हो चुकी है। अब से तुम्हारा इस खेत पर कोई अधिकार नहीं है। यह खेत मेरा है। और हाँ, मैं तुम्हें 3 महीने की मोहलत देता हूँ घर खाली करने की। 3 महीने के बाद या तो धन लेकर मेरे पास आ जाना या फिर अपना घर खाली करके इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना, या मेरे प्रस्ताव के बारे में एक बार और सोच लेना। विक्की की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से लौट गया। घर पहुंचकर विक्की ने सारी घटना अपनी माँ सीमा और बहन आंचल को बता दी। भैया, अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने तो हमारा खेत ही छीन लिया। विक्की चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। विक्की ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। एक दिन आंचल चिंता भरी आवाज में विक्की के पास आई। भैया, रसोई में आज आखिरी अनाज बचा है। कहीं से अनाज का इंतजाम करना होगा, अन्यथा कल सबको भूखा सोना पड़ेगा। विक्की बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर निकल गया। विक्की सीधा जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं किसे जाकर अपना दुख सुनाऊं? मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, क्योंकि मेरी गैरत मुझे उसकी इजाजत नहीं देती। मैं खुद तो भूखा रह सकता हूं, लेकिन अपनी माँ और बहन को भूखा नहीं देख सकता। मैं जमींदार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी बहन का जीवन तबाह हो जाएगा। विक्की काफी देर तक अकेला बैठा रोता रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक घायल तोते पर गई। ये क्या? ये तोता तो घायल लग रहा है। इतना कहकर विक्की तोते के पास गया। उसने ध्यान से देखा। तोता अभी जीवित है। विक्की ने धीरे से तोते को उठाया। इसे तो इलाज की सख्त जरूरत है। कुछ देर बाद विक्की घायल तोते को लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने तोते को आंचल के सामने रख। ये तोता तो घायल है। अरे भैया, कितना सुंदर तोता है। लगता है किसी पेड़ से टकराकर घायल हो गया। इतना कहकर आंचल आंगन से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर लाईं और उन्हें पीसकर तोते के घावों पर लगाने लगी। विक्की और आंचल दोनों रात भर तोते की सेवा करते रहे। सुबह होते ही अचानक तोते की आंखें खुल गई। वो पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत नीचे गिर गया। अरे अरे अरे, उड़ो मत, तुम अभी जख्मी हो। तुम्हें उड़ने में समय लगेगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तोता बना और ठीक से उड़ भी नहीं सका। ये सुनकर विक्की और आंचल के होश उड़ गए। आंचल डर कर अपने भाई के पीछे खड़ी हो गई। भैया, ये साधारण तोता नहीं लग रही। तोता इंसानों की तरह बात नहीं करता। विक्की गंभीर नजरों से तोते को देखने लगा। कौन हो तुम? मैं एक श्रापित तोता हूँ, लेकिन डरो मत,
तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। तुम्हें किस तरह का श्राप मिला है? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर विकी कुछ दाने लाकर तोते के सामने डाल देता है। तोता धीरे धीरे दाना चुगने लगता। कुछ देर बाद विकी अपनी बहन की ओर देखने लगा। डरो मत, न जाने क्यों मुझे ये तोता अच्छा लग रही है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर आंचल के मन का डर थोड़ा कम हो गया। कुछ देर बाद आंचल की आंखें फिर नम हो गईं। लेकिन भैया, आज रसोई में अनाज खत्म हो गया है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, मैं अभी सुखदेव चाचा के खेत में मजदूरी मांगने जाऊंगा। अगर शाम तक मजदूरी मिल गई तो कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। भैया, अब क्या आप दूसरों के खेत में मजदूरी करेंगे? नहीं भैया, मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। बहन, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो फिर जमींदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। नहीं आंचल, मैं उसका प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम नहीं जानती, वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। जमींदार को तो शर्म आनी चाहिए। तुम उसकी बेटी की उम्र की हो और वो तुम्हें उस नजर से देखता है। तोता चुपचाप भाई बहन की बातें सुन रहा था। अचानक वो बोल उठा। मुझे तुम्हारे पारिवारिक मामले में दखल देने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या तुम दोनों बता सकते हो कि आखिर तुम किस मुसीबत से जूझ रहे हो? न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें अपने मन की हर बात बता दूं। शायद मेरा मन हल्का हो जाए। इतना कहकर विकी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना तोते को बता दी। ये सुनकर तोता चौंक गया। मेरे गले में एक ताबीज टंगा हुआ है, उसे निकाल दो। विक्की ने ध्यान से देखा। सचमुच तोते के गले में एक ताबीज बंधा हुआ था। विक्की ने धीरे से वो ताबीज निकाल लिया। अब इसे खोलो। विक्की ने ताबीज खोला। उसके अंदर एक सुनहरा और विचित्र बीज रखा हुआ था। आओ मेरे साथ। इतना कहकर तोता उड़ता हुआ हवेली के आंगन में पहुंच गया। इस सुनहरे बीज को तुम अपने आंगन में गाड़ दो और अगली सुबह तक इसका चमत्कार देखना। तुम्हें फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्की ने वो सुनहरा बीज हवेली के आंगन में गाड़ दिया। अगली सुबह विक्की हल्की नींद में था कि तभी उसके कानों में आंचल की घबराई हुई आवाज पड़ी। भैया भैया जल्दी से बाहर आइए, भैया भैया जल्दी से बाहर आइए। विक्की तुरंत उठकर बाहर आया। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। हवेली के आंगन में एक विशाल सोने का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष पर चमचमाते सोने के फल लगे हुए थे। अरे ये क्या? ये तो सोने का वृक्ष है। तभी तोता उड़ता हुआ वहां आता है। मेरे मित्र, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। मैं केवल अपने लिए धन नहीं कमाऊंगा, मैं उन लोगों की भी सहायता करूंगा जिनके पास हिम्मत तो बहुत होती है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए धन नहीं होता। कहा था ना मैंने, आज तुम चमत्कार देखो। अब तुम इन सोने के फलों को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। यह सुनकर तोता हंसने लगा। विक्की पहली बार दिल से मुस्कुराया। कुछ देर बाद विक्की ने सोने के वृक्ष से कुछ फल तोड़े और उन्हें इस तरह तराशा कि दूर से देखने में वह सोने के टुकड़े लग रहे थे। विक्की उन सोने के टुकड़ों को राज्य के एक सुनार के पास बेच आया और बदले में बैलगाड़ी भरकर धन लेकर लौटा। कुछ ही दिनों में विक्की धनवान बन गया। धीरे धीरे उसने वह सारे खेत भी वापस खरीद लिए जो कभी उसके पूर्वजों के हुआ करते थे। विक्की के दिन रात बढ़ती तरक्की देखकर जमींदार क्रोधित अवस्था में अपनी हवेली में टहल रहा था। तभी उसका नौकर भीमा वहां पहुंचा। क्या हुआ जमींदार जी? सोचा था कि विक्की को मजबूर करके उसकी बहन से विवाह कर लूंगा, वह टूट जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली।
उसके पास इतना सारा धन कहां से आया? उसने न केवल अपना खेत वापस छुड़ा लिया, बल्कि अपने पूर्वजों के सारे खेत भी खरीद लिए और आज गांव के गरीब लोगों की मदद भी कर रहा है। जमींदार जी, अब गांव में लोग आपका नहीं बल्कि विक्की का ज्यादा सम्मान करते हैं। गांव वाले उसके लिए जान देने को भी तैयार है। ये सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। जरूर कोई ऐसा रहस्य है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। भीमा, तुम विकी पर दिन रात नजर रखो। मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हम सब से छुपा हुआ है। चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ से मैं विक्की की परछाई हूँ। इतना कहकर भीमा वहां से चला गया। भीमा उसी दिन से विकी पर गहरी नजर रखने लगा। एक दिन मौका देखकर वो चुपके से विकी की हवेली के अंदर घुस गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। हवेली के आंगन में एक विशाल सोने का वृक्ष खड़ा था और उस पर चमचमाते सोने के फल लटक रहे थे। उसी वृक्ष के नीचे विकी उस तोता से बात कर रहा था। मेरी मित्र, तुम मेरे जीवन में क्या आए? मेरा जीवन ही बदल गया। क्या अब भी तुम अपने बारे में नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? जरूर विकी, तुम मेरे मित्र बन चुके हो, लेकिन आज नहीं, कल मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। हे भगवान, सोने का वृक्ष, सोने के फल और एक बोलता हुआ तोता। ओ, तो ये है विक्की की तरक्की का रहस्य। मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी होगी। इतना कहकर भीमा वहां से भाग गया। भीमा ने जमींदार को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। क्या तू सच कह रहा है भीमा? जमींदार, मेरा एक एक शब्द सच है। फिर वो सोने का वृक्ष मेरा होना चाहिए। अरे, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिए। विक्की पूरे गांव की मदद करता है, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाएगा। आप पूरे गांव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक ही रास्ता है। कल केशव नगर राज्य का सेनापति अर्जुन सिंह मुझसे मिलने आने वाले हैं। वो मेरा मित्र है। मैं उससे इस बारे में चर्चा करूंगा। अगर वो हमारे साथ मिल गया तो हम उस सोने के वृक्ष और मायावी तोते को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगली सुबह केशव नगर राज्य का सेनापति अर्जुन सिंह सैनिकों के साथ जमींदार की हवेली पहुंच गया। मेरे मित्र जमींदार, काफी दिनों से तुमसे मिलने के लिए सोच रहा था। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी काम है। सेनापति हवेली के अंदर चला गया। बताओ, पहले तुम अपनी बात कहो। जमींदार ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना सेनापति को बता दी। ये सुनते ही सेनापति बुरी तरह चौंक गया। क्या कह रहे हो तुम? सोने का वृक्ष और मायावी तोता तुम्हारे गांव में है? तुम इस बारे में जानते हो? हाँ, और मैं बरसों से उसी की तलाश कर रहा हूं। मुझे जल्दी बताओ, वो कहाँ है? एक शर्त पर बताऊंगा। कौन सी शर्त? उस सोने के वृक्ष में आधा हिस्सा मेरा होगा। मुझे स्वीकार है। कुछ ही देर बाद जमींदार सेनापति भीमा और सैनिक विक्की की हवेली में पहुंच गए। उस समय विक्की तोते से बात कर रहा था। अचानक इतने लोगों को देखकर विक्की चौंक गया। तभी जमींदार जोर से चिल्लाया, देख क्या रहे हो? इस तोते को तुरंत पकड़ लो। भीमा तुरंत दौड़ता हुआ गया और तोते को पकड़कर जमींदार के हाथों में दे दिया। तोता जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सेनापति मुस्कुराने लगा। आखिरकार तू मेरे हाथ आ ही गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और इस सोने के वृक्ष पर भी अपना अधिकार जमा लूंगा। ये सुनकर विक्की की आंखों में आंसू आ गए। तोते को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन क्या तुम इस तोते के बदले यह सोने का वृक्ष हमें देने के लिए तैयार हो? विक्की रोते हुए तोते की ओर देखने लगा। भले ही यह एक तोता है, लेकिन यह मेरा मित्र है।
अपनी मित्रता के लिए ये सोने का वृक्ष क्या? अगर मेरे पास ऐसे 10 वृक्ष भी होते तो मैं उन्हें भी कुर्बान कर देता। न केवल ये वृक्ष ही नहीं, अपनी सारे संपत्ति देने के लिए तैयार हूं। चाहो तो मेरे प्राण भी ले लो, लेकिन मेरे मित्र को छोड़ दो। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा। तो मूर्ख का मूर्ख ही रहा विकी। तेरे पूर्वज भी इसी दयालुता की वजह से बर्बाद हुए थे। दयालुता और मित्रता क्या होती है, यह तुम जैसे धन के पुजारी कभी नहीं समझ। मेरे मित्र को मुझे दे दो। तुम्हें ये वृक्ष चाहिए ना? ये वृक्ष तुम ले लो। जमींदार ने तोते की ओर देखा। जा तोते, जा अपने मित्र के पास चला जा। इतना कहकर उसने तोता को छोड़ दिया। तोता उड़ते विकी के पास आने लगा, लेकिन अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और तोता एक बेहद सुंदर लड़की में बदल गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। चंदा, आखिर तुम अपने असली रूप में कैसे आ गई? इवेवो ही पल वो सोने का वृक्ष गायब होकर दोबारा एक सुनहरे बीज में बदल गया। राजकुमारी चंदा ने तुरंत वो बीज उठा लिया। फिर वो क्रोध से सेनापति के बगल में खड़े हुए सैनिकों से बोली, तुम्हारी राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी है। अब अपनी राजकुमारी का आदेश मानो और सेनापति को इसी समय बंदी बना लो। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए और सेनापति, जमींदार और भीमा को बंदी बना लिया। तभी अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां साधु प्रकट हुआ। साधु मुस्कुराते हुए राजकुमारी चंदा की ओर देखने लगा। तो आखिरकार नियति ने तुम्हें इस अच्छे मनुष्य से मिला ही दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी जब तुम्हें कोई ऐसा मनुष्य मिलेगा जिसके मन में प्रेम और दया होगी, और वो मनुष्य यही है। विकी हैरानी से साधु की ओर देखने लगा। लेकिन ये सब क्या था साधु महाराज? राजकुमारी चंदा मुस्कुराई। मैं तुम्हें सब बताती हूँ विकी। हमारे राजघराने में ये सुनहरा बीज पीढ़ियों से राजकुमार और राजकुमारियों को दिया जाता है। इस बीज से सोने का वृक्ष उगता है और उससे फलों को बेचकर प्रजा की भलाई की जाती है। वर्षों पहले एक साधु ने ये बीज हमारे पूर्वजों को दिया था, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी। अगर किसी के मन में लालच होगा तो ये बीज उसे श्रापित कर देगा। जब ये बीज पहली बार मेरे हाथों में आया तब मैंने भी इसे अपने बगीचे में बोया, लेकिन जैसे ही सोने का वृक्ष उगा मेरे मन में लालच जाग गया और अगले ही पल मैं एक सोने का तोते में बदल गई। वो वृक्ष गायब होकर दोबारा बीज बन गया। ये साधु महाराज हमारे राजघराने के साधु हैं। इन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं अपने मन में लालच न आने दूं, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं कर सकी। सेनापति जानता था कि अगर कोई इस बीज को छूकर शापित हो जाए तो फिर कोई भी बुरा इंसान ये बीज उससे छीन सकता है। मैं जानता था कि सेनापति की नीयत खराब है, इसलिए जैसे ही राजकुमारी तोता बनी मैंने तुरंत इस बीज को ताबेज में सुरक्षित करके इनके गले में बांध दिया और इन्हें वहां से भगा दिया। क्योंकि मैं अचानक तोता बनी थी, इसीलिए तेजी से उड़ते समय अपना संतुलन खो बैठी और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई, और वहीं तुम मुझे अपने घर ले आए। अब विक्की बात समझ आ चुकी थी। अब मेरा काम पूरा हुआ राजकुमारी, तुम्हारे मन का लालच खत्म हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। जमींदार शर्मिंदा होकर विक्की की ओर देखने लगा। मुझे क्षमा कर दो विक्की, मेरी भी एक बेटी है। विक्की ने राजकुमारी चंदा की ओर देखा। राजकुमारी, मैं सेनापति को छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये गद्दार है, लेकिन जमींदार और भीमा को छोड़ दीजिए। ये लालची जरूर है, लेकिन इनका परिवार भी है। इनके बिना इनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी चंदा मुस्कुराई। जमींदार और भीमा को छोड़ दो। सैनिकों ने तुरंत जमींदार और भीमा को छोड़ दिया।
राजकुमारी चंदा सेनापति को बंदी बनाकर अपने महल ले गई और उसे कारागार में बंद कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां जल्दी ला सकें।